तो आज स्टैटिक जीके का संपूर्ण टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज लगभग 200 क्वेश्चन यानी PYQs रहेगा। तो चलिए एक देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लगाने की अनुमति देती है। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है, यानी सेकंड का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है गरुड़ है, मोर है, हंस है या फिर कबूतर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए ये मोर है, जो कि भारत की संस्कृति और सुंदरता का प्रतीक है, यानी 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है सिंह या फिर सिंह यानी शेर, हाथी, बाघ या फिर हिरन। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए ये बाघ है, जो कि भारत की शक्ति और गौरव का प्रतीक माना जाता है, यानी 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल की बात किया जाए ये कमल है, जो कि पवित्रता और भारतीय संस्कृति को दिखाता है, यानी 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर, आपका ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो भारत के प्रथम राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन है ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 से 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन हमें गणतंत्र प्राप्त हुआ था, यानी 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कहाँ है। तो कहाँ स्थित है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, न्यू दिल्ली में स्थित है, 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा और बड़ा नदी की बात किया जाए ये गंगा नदी है, यानी 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये सब आसान सा क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर ये क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो कौन सा होगा, राजस्थान होगा, राजस्थान। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राजस्थान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य की बात किया जाए वो भी क्षेत्रफल के आधार पर ये गोवा होगा, यानी 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है गोबी है, फिर सहारा है, फिर थार है, फिर कलहारी है। तो देश का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाए ये थार मरुस्थल है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, यानी 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, फिर यमुना के, गोदावरी या फिर कृष्ण के। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली की बात किया जाए ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ये है नंदा देवी है, कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट या फिर अन्नपूर्णा। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात किया जाए ये कंचनजंगा है, यानी 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात किया जाए आप ए का मंजोली होगा। तो 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और बात किया जाए मंजोली है कहाँ, तो मंजोली ये असम में है, असम में। और मंजोली किस नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील की बात किया जाए ये वुलर झील है। और वुलर झील है कहाँ, तो वुलर झील की बात किया जाए ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। तो 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए है वुलर झील है, ऑप्शन बी है चिल्का झील है, ऑप्शन सी है लोकटक झील है, ऑप्शन डी है पेरियार है। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील की बात किया जाए ये चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। तो 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य झीलों का शहर कहलाता है। तो झीलों का शहर की बात किया जाए ये भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं, यानी 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो आपका ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्ता। तो भारत का राष्ट्रीय गान की बात किया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है, यानी 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत की बात की जाए ये वंदे मातरम है। तो 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की बात किया जाए ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है। तो इसका ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि भारत का राज्य चिन्ह किस स्थान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए है सारनाथ है, ऑप्शन बी है खजुराहो है, ऑप्शन सी है अजंता है, ऑप्शन डी है हम्पी है। तो भारत का राज्य चिन्ह की बात किया जाए ये अशोक स्तंभ का शीर्ष वाला भाग लिया गया है, जो कि सारनाथ से है, यानी 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा रुपया है। और इसका सिंबल की बात किया जाए, सिंबल इसका देखें तो इस तरह से इसका सिंबल होता है। फिर से इसका देखते हैं, सिंबल इस तरह से होता है। और इसका भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, यानी 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन डी है 1921। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना पूछ रहा है, ये सन 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, यानी 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर वर्तमान वाला मुख्यालय की बात किया जाए ये मुंबई है, ये इसमें मुंबई ही पूछ रहा है, यानी वर्तमान वाला ही पूछ रहा है। और पहले इसका मुख्यालय की बात किया जाए ये कोलकाता था, और कोलकाता से शिफ्ट करके इसको मुंबई कर दिया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मुंबई। 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंकिंग का कौन सा शब्द पैसा जमा करना बताता है। तो हम जब भी बैंक में जाते हैं तो हम पैसा जमा करते हैं तो हमारा मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया गया है, यानी 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डिपॉजिट। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन है जीवन स्तर से, जनगणना से, कृषि उत्पादन से, या फिर निर्यात से। तो भारत में गरीबी रेखा का मुख्य रूप से आकलन पूछें तो ये जीवन स्तर से होता है, और जीवन स्तर में भी खासकर आय पर आधारित होता है, आय पर आधारित। तो 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला की बात किया जाए ये इंदिरा गांधी थी। और ये कब बनी थी, तो सन 1966 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री यानी PM बनी थी, यानी 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है 1920, 1930, 1942 या फिर 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए सन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें एक नारा दिया गया था, करो और मरो, डू और डाई। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें एक नारा दिया गया था डू और डाई, यानी करो और मरो। 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दांडी यात्रा किससे संबंधित थी। तो आपका ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन है, फिर ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो दांडी यात्रा की बात की जाए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो कि नमक कानून के विरोध में चलाया गया था, यानी 32 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 1917 में, फिर 1919 में, फिर 1921 में, फिर 1931 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए सन 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी 33 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है VV गिरी, ऑप्शन डी है VD जाति। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और ये आगे चल के राष्ट्रपति भी बने थे, यानी 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक की बात की जाए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि महावीर स्वामी किस धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी की बात किया जाए ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ है, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध की बात किया जाए इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में भी कहाँ है, नेपाल में है, लेकिन पहले ये भारत में ही था, यानी 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में अधिकतर मिला है। तो अशोक का शिलालेख की बात किया जाए ये इसका अधिकतर लिपि ब्राह्मी लिपि में मिला है, ब्राह्मी लिपि। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ब्राह्मी लिपि। 38 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि। अशोक का अधिकतर लिपि ब्राह्मी लिपि में ही मिला है शिलालेख वाला। तो 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं की बात किया जाए ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। खजुराहो मंदिर की बात किया जाए मध्य प्रदेश में स्थित है, 40 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है लद्दाख है, फिर कच्छ है, फिर बीकानेर या फिर जैसलमेर है। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो लद्दाख वाला है, यानी 41 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे छोटा पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये चांदनी चौक का है, यानी 42 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे 43 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो इसमें अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो 43 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है भाखड़ा नंगल है, टिहरी बांध है, फिर हीराकुंड है, फिर सरदार सरोवर। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए ये टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए टिहरी बांध, तो 45 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टिहरी बांध। तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध की बात की जाए ये सतलुज नदी पर बना है, सतलुज नदी पर। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। तो 46 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सतलुज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध ये उत्तराखंड में स्थित है, ये भागीरथी नदी पर। तो 47 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध की बात की जाए ये महानदी पर स्थित है, 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है चेन्नई वाला, फिर कोलकाता, मुंबई, फिर कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए ये मुंबई वाला बंदरगाह, यानी 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट की बात की जाए एक कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी 50 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पश्चिमी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है कोरोमंडल तट, या फिर कोकण तट, या फिर मालवा तट, या फिर उदयपुर तट। तो भारत का पश्चिमी समुद्री तट की बात किया जाए एक कोकण तट के नाम से जाना जाता है, यानी 51 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है नीम है, अशोक है, फिर बरगद है, फिर पीपल है। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए ये बरगद है, यानी 52 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल की बात की जाए ये फलों का राजा, तो आम को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय फल, यानी 53 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, और ऑप्शन डी कौन सा है? फुटबॉल है। तो ऐसे तो भारत देखा जाए तो भारत का कोई राष्ट्रीय अधिक लिखित कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जीके में आता है तो हॉकी सही होता है। तो 54 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, हॉकी ही। तो 55 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है संख संवत, या फिर ऑप्शन सी है हिजरी संवत, या ऑप्शन डी है ईसवी संवत। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग की बात की जाए ये संख संवत है, यानी 55 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 56 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी 56 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है मुंबई है, कोलकाता है, पुणे, फिर लखनऊ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की बात की जाए ये मुंबई में हुआ था, यानी 57 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए ये WC बनर्जी थे, यानी 58 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, या ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, यानी 59 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा की बात किया जाए ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, यानी 60 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका ऑप्शन है प्रतिभा पटेल, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है सुचेता कृपनाली, या ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए ये प्रतिभा पटेल थी, यानी 61 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला की बात की जाए इंदिरा गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ 1966 ईस्वी में लिया था, यानी 62 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 53 का ऑप्शन बी बिल्कुल 63 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
तो आपका ऑप्शन ए है बलराम जाखड़, ऑप्शन बी है जीबी मलवकर, ऑप्शन सी है एम.ए. अयंगर, ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए, ये जीबी मावलकर है, यानी 64 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जीबी मावलकर। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्ताव किस शब्द से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो जब भी कोई देखिए शपथ ग्रहण लेता है तो बोलता है हम भारत के लोग, यानी हम शब्द से शुरू होता है। तो इसका हम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 65 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं। तो 66 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित रखता है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची होती है जो कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची से संबंध रखता है, यानी 67 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात किया जाए, यह लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित है। इसमें टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है, यानी 68 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 59 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 22। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान की बात की जाए, ये भारत रत्न है, यानी 70 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 71 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। तो नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए, स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, 72 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा था। तो आपका ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो कालिदास की बात किया जाए, पंचतंत्र की बात किया जाए, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी 73 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र की बात किया जाए, यह एक ग्रंथ है जो कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र पर आधारित है और किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, यानी 74 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या भारवी। तो मेघदूत की बात किया जाए, ये कालिदास की रचना, यानी 75 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। के रचनाकार कौन थे। तो आपका ऑप्शन ए है वाल्मीकि चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो गीतांजलि की बात किया जाए, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इनको 1913 में इनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी 76 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम किस उपन्यास यानी रचना से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है गोदना, ऑप्शन सी है राशिरथी, ऑप्शन डी है कामयानी। तो वंदे मातरम की बात किया जाए, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई उपन्यास आनंद मठ से संबंधित है, यानी 77 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक की बात की जाए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 78 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो ये राजस्थान हो जाएगा, यानी 79 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा, यानी 80 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी हावड़ा, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है पटना। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात किया जाए, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर वाला है, यूपी का गोरखपुर। तो 81 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी गोरखपुर वाला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर वाला, यानी 82 का भी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेसन, ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ऑप्शन सी है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन डी है ग्राहम बेल। तो रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेसन को माना जाता है, यानी 83 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर की पूछा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी की बात की जाए, ये मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि टोटल 34 किलोमीटर थी। और ये कब चली थी, 1848 में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। तो पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1848 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला 85 नंबर पूछ रहा है भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, तो ऑप्शन बी है दिल्ली से आगरा, ऑप्शन सी कोलकाता से पटना, ऑप्शन डी चेन्नई से बेंगलुरु। तो भारत की पहली रेलगाड़ी की बात की जाए मुंबई से ठाणे तक चली थी, यानी 85 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला 86 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरुआत हुआ था? तो भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा की बात की जाए ये सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, यानी 86 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आपका ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी है इनसेंट, ऑप्शन डी है कल्पना। तो भारत का प्रथम उपग्रह की बात की जाए ये आर्यभट्ट था, 87 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला 88 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम, ऑप्शन डी हरिगोविंद खुराना। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये राकेश शर्मा जी थे, यानी 88 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन थे? तो सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन थे? आपका ऑप्शन ए में है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो सारे जहां से अच्छा एक राष्ट्रगीत है जो कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, यानी 79 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आपका ऑप्शन ए है पिंगल वकैया, ऑप्शन बी है भिकाजी कामा, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात की जाए ये पिंगल वकैया के द्वारा इनका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था, यानी 90 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत में पहली महिला IPS अधिकारी की बात किया जाए ये किरण बेदी जी थी, जो कि एक आई थिंक 1972 वाला बैच से थी, 1972 बैच पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। तो 51 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो आपका ऑप्शन है अन्ना राजम मल्होत्रा, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है मीरा कुमारी। तो भारत में पहली महिला IAS की बात की जाए ये अन्ना राजम मल्होत्रा थी, यानी 52 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 53 नंबर भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है कच्छ है, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, जो कि कहाँ है? ये राजस्थान में, राजस्थान जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर मिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे है, पांडुचेरी का माहे जिला, यानी 94 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा महासागर सागर कौन सा हो? यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ पे लिख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात कीजिए ये प्रशांत महासागर है, यानी 95 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा दिन किस तिथि को आसपास होता है? तो भारत का सबसे लंबा दिन की बात कीजिए ये 21 जून को होता है, सबसे लंबा दिन 21 जून। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे छोटा दिन किस तिथि के आसपास होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन की बात किया जाए ये 22 दिसंबर। तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 22 दिसंबर भारत में सबसे छोटा दिन के आसपास 22 दिसंबर। दहेज प्रथा के विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है ज्योति फुले, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दहेज प्रथा यानी दहेज प्रथा के विरुद्ध सबसे अधिक सामाजिक सुधारक कौन थे? तो दहेज प्रथा के विरुद्ध ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी स्ट्रांगली इसको रोका था। तो 58 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, और इन्होंने महिलाओं के खातिर काफ़ी आवाज़ भी उठाए थे। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन ए है सुचिता कृपनाली, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है प्रतिभा पटेल, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात किया जाए ये सुचिता कृपनाली थी, जो कि कहाँ की थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। 99 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सुचिता कृपनाली। तो चलिए अगला सेंचुरी लगाने वाले हैं हम लोग। तो 100 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी जस्टिस का हेड CJI। तो इसका 100 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए महाराष्ट्र के मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई राज्य में है। 101 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कांडला। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता नहीं है, ये चेन्नई वाला है। तो 102 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए
अगला 103 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मरुस्थल क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में मरुस्थल क्षेत्र की बात की जाए, जो सबसे बड़ा तो थार वाला मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान में है, तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान में ही होगा, यानी 103 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 104 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो समुद्र के साथ सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है। तो आपका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटरेखा की बात किया जाए, ये समुद्र के साथ गुजरात बनाता है, यानी 104 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का नील क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत की नील क्रांति की बात किया जाए, यानी फिश मछली उत्पाद से संबंधित है। तो देखते हैं, तो मछली उत्पाद 105 का ऑप्शन बी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मछली उत्पाद से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है, ए पूछ रहा है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। 106 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति की बात की जाए, श्वेत यानी उजला क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी 107 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 108 नंबर क्वेश्चन पूछे देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। तो आपका ऑप्शन ए है दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी है सिंचाई से, ऑप्शन सी है खनिज उत्पादन, ऑप्शन डी है विद्युत उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए, ये दूध उत्पादन से संबंधित था। मुख्य इसका ऑपरेशन फ्लड का मुख्य अंतिम यानी मुख्य उद्देश्य था दूध को उत्पादन में बढ़ावा करना किसी भी तरह से भारत में, यानी 108 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की थी। आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, और लास्ट वाला ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी पूछ रहा है बलबन। तो पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की बात किया जाए, एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यानी 109 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 110 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार की बात किया था, इसका शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन इसका अंत, इसका मतलब पूरी तरह से काम इल्तुतमिश ने करवा दिया था। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए, तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो शुरुआत इसी ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर भी यही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल की बात किया जाए, इन्होंने शाहजहां ने बनवाया था। किसके, मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, यानी 111 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 112 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जिसमें पूछा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन है गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, फिर गोदावरी। ताजमहल की बात किया जाए, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। 112 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जिसमें पूछा लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला आगरा में नहीं, दिल्ली में स्थित है, यानी 113 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 114 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत की संसद में कितने सदन हैं। तो भारत की संसद की बात की जाए, इसमें 2 सदन हैं, पहला लोकसभा और राज्यसभा। तो 114 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं। तो संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो संसद के उच्च सभा को बात किया जाए, इसको राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा। तो 115 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं। तो संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, यानी 116 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 117 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के तक होता है, उसके बाद री इलेक्शन करवाया जाता है, यानी 117 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल टोटल 5 वर्षों तक होता है, यानी 118 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 5 ईयर। 119 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य की बात की जाए, टोटल 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 लोगों को रिटायर किया जाता है यहाँ से। तो 119 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ राज्यसभा के सदस्यों में कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 6 वर्षों के लिए, और प्रत्येक 2 वर्षों में यहाँ के 1/3 लोगों को रिटायर किया जाता है। तो 120 नंबर क्वेश्चन पूछा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा है, फिर संसद के सदस्य, निर्वाचन मंडल, या फिर उच्चतम न्यायालय। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का चुनाव की बात किया जाए, ये निर्वाचन मंडल में एमपी और एमएलए के द्वारा किया जाता है। 120 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव की स्वतंत्रता के बाद पूछे तो आम चुनाव 1950 से 51 वाला आम चुनाव हुआ था। तो 121 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो 122 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है कार्यपालिका, ऑप्शन डी है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी है विधायिका। तो भारत का चुनाव आयोग की बात किया जाए संवैधानिक निकाय यानी फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है, यानी 122 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है। तो आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात किया जाए ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी 123 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षण किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सी जी, ऑप्शन सी है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी है लोकपाल। तो भारत का नियंत्रक और महालोक परीक्षण की बात किया जाए ये राष्ट्रपति को कहा जाता है, यानी 124 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 125 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में नीति आयोग के गठन की बात किया जाए ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में इसका गठन किया गया है, यानी 125 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई है। तो नीति आयोग की स्थापना की बात किया जाए ये योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है, यानी 126 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है चिल्का झील है, वुलर झील है, लोकटक झील है, फिर संभार झील है। तो भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोई चिल्का झील है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची झील की बात किया जाए ये त्योसी मोरोरी झील है। भारत की सबसे ऊंची झील त्योसी मोरोरी झील है, यानी 128 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है गोविंद सागर है, वुलर झील है, लोकटक झील है, फिर संभार झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात किया जाए ये गोविंद सागर है, तो 129 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है यमुनोत्री, या फिर ऑप्शन डी कैलाश पर्वत। तो गंगा नदी के उद्गम की बात की जाए ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो यमुना नदी का उद्गम की बात की जाए ये यमुनोत्री से हुआ है, 132 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि 133 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है यमुनोत्री, ऑप्शन डी है मानसरोवर। तो नर्मदा नदी का उद्गम की बात की जाए ये अमरकंटक से होता है, तो 133 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा है कि गोविंद सागर किस राज्य से निकलता है। तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र है, बिहार है, पंजाब है, फिर हरियाणा है। तो गोविंद सागर की बात की जाए ये महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र से, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात किया जाए ये बिहार है, तो 135 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 136 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात किया जाए ये केरल है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 127 नंबर पर पूछ रहा है कि भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात किया जाए ये बिहार नहीं है, ये राजस्थान है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान है। अगला बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका ऑप्शन है संभाल है, ऑप्शन बी भील है, गोंड है, फिर उरवा है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए ये भील जनजाति है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात किया जाए ये तारापुर में स्थापित हुआ था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 1962, 74, 84 या फिर 98। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण की बात किया जाए सन 1974 ईस्वी में हुआ था, और राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और आपको बता दें कि इस बम का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, तो 140 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस बम का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पूछ रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण किस राज्य में हुआ था। तो पोखरण परमाणु परीक्षण की बात की जाए ये राजस्थान में हुआ था, तो 41 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 1972, 75, 80 फिर 84। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट की बात की जाए इस सन 1975 ईस्वी में इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पूछ रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का बता दीजिए, इसका फुल फॉर्म को होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय की बात किया जाए ये बेंगलुरु में है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है।
तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसरो का मुख्यालय भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है मदुरई है, कोयम्बटूर, सूरत है, फिर अहमदाबाद। तो पूछ रहा है भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया की बात किया जाए ये कोयम्बटूर है भारत का। तो 144 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली शहर की बात की जाए ये बेंगलुरु है। तो 145 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की सिलिकॉन वैली शहर बेंगलुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झांसी की रानी किसे कहा जाता था? तो झांसी की रानी की बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता था, यानी 146 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किस राजनीतिक दल से थी? तो आपका ऑप्शन ए कांग्रेस है, आपका ऑप्शन बी भाजपा, फिर ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी, या फिर जनता दल। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात की जाए एक कांग्रेस से थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो 147 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछा कि भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? यानी ईस्ट का स्कॉटलैंड की बात किया जाए ये मिजोरम है, यहाँ का सुंदर वादियों के कारण इसका पूर्व का यानी ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है, यानी 48 का ऑप्शन 148 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, केरल, फिर कर्नाटक। तो कांचीपुरम की बात की जाए ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी 49 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप की बात की जाए ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित रखता है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 124 या फिर 148, और आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 280 या फिर 356। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित रखता है वो अनुच्छेद 124 है, जिसमें स्थापना और गठन से संबंधित कार्यों को किया जाता है, यानी 151 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछा है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण का मतलब होता है कि सरकारी खर्चों को जांच करने वाला अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो सरकारी कामकाजों को जांच करने वाला अनुच्छेद की बात किया जाए अनुच्छेद 148 से संबंधित है, 148। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 280, 312, 352 या फिर 368। तो भारत में वित्त आयोग का गठन की बात किया जाए अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया था, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की बात किया जाए ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है, और 8वीं अनुसूची की बात किया जाए ये भाषा से संबंधित है, जिसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की बात किया जाए ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की बात किया जाए ये 73वें संशोधन से इसका दर्जा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो आपका ऑप्शन है 73वां है, 74वां है, फिर 42वां, 44वां। तो नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा की बात किया जाए ये 74वें संशोधन से दिया गया था, यानी इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात किया जाए ये 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिसमें पूछ रहा है कि भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगा है? तो भारत को संविधान को बनाने में कुल कितने दिन की बात किया जाए ये 2 साल 11 माह और लगभग 18 दिन लगा है, जो कि 395 दिन के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 395 दिन लगा है, यानी इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला 159 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो भारत के पहले कानून मंत्री की बात किया जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था, तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर जिसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात किया जाए ये अंडमान एंड निकोबार है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 162 नंबर पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है काठियावाड़ है, फिर भारतीय प्रायद्वीप, कोकन या फिर मालवारा। तो भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात किया जाए ये भारतीय प्रायद्वीप है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य की बात किया जाए राजस्थान है, जो कि यहाँ ही भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे नदी डेल्टा की बात किया जाए ये सुंदरवन डेल्टा है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी वन डेल्टा सुंदरवन डेल्टा,
है होगा, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 165 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जिसमें पूछ रहा है सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है। तो सुंदरवन डेल्टा की बात किया जाए ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिक्सचर से बना है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है पीर पांचाल सुरंग, ऑप्शन बी है जो जिला सुरंग, अटल सुरंग या फिर टिहरी सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात किया जाए ये पीर पांचाल सुरंग है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची सड़क किस राज्य में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो भारत की सबसे ऊंची सड़क की बात की जाए ये लद्दाख में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछा है कि भारत के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो शहर पूछ रहा है, तो भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की बात की जाए ये अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत की डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की डायमंड सिटी की बात किया जाए सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत की नॉलेज सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की नॉलेज सिटी की बात किया जाए ये बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन और IT हब्स यही है, तो इसका 170 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय गान की निर्धारण अवधि लगभग कितनी होती है। तो आई थिंक ये सबको मालूम होगा। तो राष्ट्रीय गान की निर्धारण अवधि 52 सेकंड होती है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस समिति द्वारा अपनाया गया है। तो आपका ऑप्शन है संविधान सभा, राष्ट्रीय ध्वज समिति या फिर कैबिनेट समिति या फिर चुनाव आयोग। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति की बात किया जाए राष्ट्रीय ध्वज समिति के द्वारा ही अपनाया गया है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो पूछ रहा है जो हमारा भारत जो तिरंगा पर अशोक चक्र होता है इसमें टोटल कितनी तिलियां होती हैं। तो इसमें बात किया जाए टोटल 24 तिलियां होती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शीर्ष का मूल स्थान कहाँ है। अशोक स्तंभ के शीर्ष यानी शेर के शीर्ष का मूल स्थान कहाँ है, तो ये सारनाथ है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन है हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। तो भारत की संविधान की बात किया जाए ये मूलतः अंग्रेजी में ही लिखा गया था, उसके बाद हिंदी में इसको कन्वर्ट किया गया था। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी में ही लिखा गया था, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 176 में पूछ रहा है कि भारत की संसद का अस्थायी सदस्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा फिर विधान परिषद। तो भारत की संसद का अस्थायी सदन की बात किया जाए ये राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता, ये अस्थायी होता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की बात किया जाए 552 होते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य, तो इसको देखते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोकसभा में टोटल 552 सदस्य होते हैं। तो 179 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात किया जाए अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए ये अनुच्छेद 360 से संबंधित है, और जो कि अभी नहीं लागू हुआ है, लागू नहीं हुआ है। तो वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद 360 से संबंधित है, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 181 नंबर क्वेश्चन पूछा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात की जाए ये अप्सरा था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, अप्सरा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 182 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अप्सरा किससे संबंधित है। तो अप्सरा की बात की जाए जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 183 नंबर पूछा है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो आपका ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ऑप्शन सी रितु करिधान या फिर किरण बेदी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए एक कल्पना चावला जी थी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत की पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए ये मीरा कुमार थी, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आई थिंक पहले भी हो चुका है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात किया जाए ये सुचिता कृपनाली थी, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं जिसमें पूछ रहा है भारत का पहला कौन सा, तो अगला पूछ रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसमें भाषाई अधिकार आधार पर पूर्ण गठन किया गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसे भाषाई आधार पर पूर्ण गठन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है। तो भारत का वो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसको भाषाई आधार पर, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का
तो 186 में तो अगला पूछ रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसे भाषाई आधार पर पुनः गठित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र या केरल। तो भारत का वो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला पूछ रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि नेताजी किसे कहा जाता है। तो आपका नेताजी की बात की जाए सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि तो अगला पूछ रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किस दी गई थी। तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर प्रेमचंद। तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए गए थे और ये उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि। तो चलिए अगला 160 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अशोक चक्र किस दिन ध्वज से जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 26 जनवरी 1949। तो भारत का अशोक चक्र की बात किया जाए जो कि ध्वज में 22 जुलाई 1947 को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए ये दिल्ली है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है गंगा प्रणाली, ब्रह्मपुत्र प्रणाली, गोदावरी प्रणाली, फिर कावेरी प्रणाली। तो भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली की बात किया जाए ये गंगा प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 194 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील क्षेत्र कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है बुलर झील है, लोकटक झील है, डक है, फिर पुलिकट है। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी झील की बात की जाए बुलर झील है, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पूछ रहा है कि भारत में झूम खेती सबसे अधिक किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है पर्वतीय कृषि, सिंचित कृषि, बागवानी कृषि या वाणिज्य कृषि। तो भारत में झूम खेती की बात की जाए पर्वतीय कृषि से अधिक संबंधित है। और पर्वतीय कृषि को एक और नाम है स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन पंजाब है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कॉफी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत में कॉफी का कटोरा कैसे कर्नाटक। तो इसका भारत का कॉफी का कटोरा कर्नाटक को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है भारत का रबर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत में रबर का कटोरा की बात किया जाए रबर का कटोरा केरल। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। 199 नंबर पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग 200 लगा देने वाले हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आज का भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रेल का मुख्यालय की बात किया जाए न्यू दिल्ली में। तो आज तक यहीं तक रखने देते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।